का काम जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियर का, तो वो क्या कर रहा है, जो डाटा है और जो फैक्ट है, फैक्ट मतलब जो हिस्ट्री में डाटा हुआ, हिस्ट्री में जो हमारा काम हुआ है, वो हमारे फैक्ट तो होते हैं। किसी भी कंडीशन के एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसके बारे में हमारे जो फैक्ट है जो हिस्ट्री में हुए हैं उनको और डाटा को कलेक्ट करना, और उनका इसे कहते हैं हम मीजर। जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर है वो मीजर जब करेगा तो डाटा को कलेक्ट करेगा, डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन हो जाएंगे उनको कलेक्ट करेगा, फैक्ट जो रहेंगे डिफरेंट टाइप के हिस्ट्री में जो कंडीशन हुई है और जो अभी कंडीशन एग्जिस्टिंग कंडीशन है उनको कलेक्ट करेगा। यह होता है काम मीजर का, मीजर करना काम, मीजर करना। देन आता है एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट होता है वो हाई लेवल ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करेगा, स्किल प्रोवाइड करेगा एंड एक्सपीरियंस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। उसके जो सारे एक्सपीरियंस है कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वो आपको प्रोवाइड करेगा। ये एक्सपर्ट का काम होता है कि वो आप जो उसने नॉलेज हासिल की है वो आप तक पहुंचाए। जो जाहिर सी बात है जो एक्सपर्ट है उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है तो वो आप तक अपनी नॉलेज देगा और स्किल आपको प्रोवाइड करेगा किसी ना किसी तरह से। और जो उसका स्पेसिफिक टॉपिक पर जो एक्सपर्टाइजेशन है वो भी आप तक के लेकर आएगा। उसका जो एक्सपीरियंस है कि कभी किसी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कोई वर्कर का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है जबकि उसकी डिग्री उतनी नहीं होती है, तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस देगा। इस तरह से जो होता है एक्सपर्ट का काम होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कि सुपरवाइज, इवेल्युएट प्रोजेक्ट एंड ऑपरेट। क्या करेगा, किसी भी प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर का है, सुपरवाइज करने का काम कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी इंडस्ट्री में एक ग्रुप को किसी मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया था, ड्रिलिंग का काम, तो वो उतने एमएम में ड्रिल हो रहा है या नहीं, सब वर्कर इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं। जैसे उनकी शिफ्ट 6 आवर की है तो टोटल 6 आवर में वो जो अलाउंसेस उनके लिए डाइनिंग अलाउंसेस छोड़ दिया गया है वो छोड़कर वो प्रोडक्टिविटी के काम में आ रहे हैं या नहीं, नहीं आ रहे हैं तो उनको मोटिवेट करके उस काम में लेकर आना, ये काम होता है सुपरवाइजर का। प्रोजेक्ट का जो इवोल्यूशन है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट 10 डेज का प्रोजेक्ट था तो वो 10 डेज में कंप्लीट हो रहा है या नहीं, या 9 डेज पे हो रहा है तो क्यों 9 डेज पे हो रहा है, क्या कहीं पर मैं इनपुट ज्यादा तो नहीं दे रहा हूँ, मैन पावर में कहीं पर ज्यादा तो नहीं दे रहा हूँ, उसको इवेल्युएट करना। अगर देर से हो रहा है तो कहीं मैन पावर कम दे रहा हूँ या मटेरियल कम यूज हो रहा है, या मटेरियल ज्यादा यूज हो जा रहा है तो कम डेज में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये सारी चीजों को इवेल्युएट करने का काम आता है प्रोजेक्ट मैनेजर पर। नेक्स्ट आता है ट्रेनर और एजुकेटर। जो स्किल और नॉलेज है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, वो सारी स्किल को जो न्यू फ्रेशर्स आए उन तक पहुंचाने का काम ट्रेनर और एजुकेटर करता है। डाटा गेदरर, डाटा गेदरर को सिंपली इतना समझ सकते हो, जो भी इवेंट हो रहे हैं कंपनी में या फैक्ट्री में या प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं उसमें जो जो इवेंट होते जा रहे हैं उनको सिंपल रिकॉर्ड करते जाना। रिकॉर्ड करने से क्या होगा, उसका एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा। इस डाटा से वो क्या कर सकता है, इस डाटा से वो एक हिस्ट्री फॉर्म कर सकता है। नेगोशिएटर का मेन फंक्शन यही है कि वो किस तरह से किसी भी परचेज और सेल को कम और ज्यादा कर सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। बिफोर 1940 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो था मेनली अप्लाइड टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी सिर्फ उनमें ही इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अप्लाई किया जाता था कि कम से कम इनपुट लगे या सेम इनपुट पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। बाद में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एक्टिविटीज में भी यूज होने लगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यूज होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन में, फार्म में, एयरलाइन ऑपरेशंस में, मेंटेनेंस में, पब्लिक यूटिलिटीज में, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ऑपरेशन में भी बाद में इसका यूज होने लगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। तो अगर आपको एप्लीकेशन पूछता है तो ये सारे पॉइंट आपको बोलना है वहां पर। आज भी लेकिन जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है वो मेजर एप्लीकेशन उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही होता है।
और इस तरह की इंडस्ट्रीज जो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का जो यूज है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ही डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी यूज होता है, जैसे कि मार्केटिंग में, फाइनेंस में, परचेसिंग में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में। अब हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट और उसकी हिस्ट्री, ये हमारा खत्म होता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एनालॉगस है इफिशिएंसी ऑफ मशीन। यहाँ पर एक मशीन है, सीएनसी मशीन दी यहाँ पर स्क्रीन पर हमने, सीएनसी मशीन है, कंप्यूटराइज है पूरा, एक डिजिटल बहुत ही इम्प्रूव्ड वर्जन है ये सीएनसी मशीन का। DFM 10A मशीन का नाम दिया गया है। तो इसकी इफिशिएंसी एनालॉगस है प्रोडक्टिविटी से। प्रोडक्टिविटी और सिस्टम की इफिशिएंसी और मशीन की इफिशिएंसी एक दूसरे से एनालॉगस है। अब कैसे कि अगर आपको डिजायर है कि मशीन की इफिशिएंसी को इंक्रीज करे, तो आप ऑलरेडी एम कर रहे हो राइज द प्रोडक्टिविटी विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर आप मशीन की इफिशिएंसी बढ़ा रहे हो तो ऑलरेडी आप प्रोडक्टिविटी को राइज कर रहे हो। अभी देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मीन्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस और नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस। कितने अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है या कितने नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस हुए। यहाँ पर इनपुट वेरियस इनपुट यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉय जो यूज हुआ है, एम्प्लॉय, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल, लेबर। अभी देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि हमारा आउटपुट जो है एक ब्रेड है। ब्रेड में जो इनपुट लग रहा है रॉ मटेरियल वो फ्लोर लग रहा है, और जो वर्कर काम कर रहे हैं वहां पर शेफ, और जो रोलिंग बेल यूज कर रहा है, रोलर यूज कर रहा है, ये उसका इक्विपमेंट हो गया। अब देखेंगे ये जो है पार्ट, ये टेक्निकल पार्ट नहीं है, ये जो पार्ट है, लेकिन यहाँ पर भी आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यूज करते हो क्योंकि ये सिमिलर है हमारे टेक्निकल पार्ट के। जैसे अगर मैकेनिकल पावर प्लांट का कोल से अगर आप पावर जनरेट कर रहे हो तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ये आउटपुट है, और इसमें जो इनपुट दिया गया है मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो आप, कोल। ह्यूमन कौन, लेबर यूज कर रहे हो, मैन एम्प्लॉय यूज कर रहे हो, तो वहां पर एक लेबर है, वर्कर है जो माइन के अंदर से कोल को निकाल रहा है और फिर आगे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और यहाँ पर जो इक्विपमेंट या मशीनरीज यूज हो रही है वो एक पूरा पावर प्लांट है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है बहुत अच्छे से कि प्रोडक्टिविटी जो होती है वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं होती। या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो सिर्फ कोर मैकेनिकल नहीं होगा, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रेड का। ब्रेड जो अगर बेकरी में बन रही है तो वो सिमिलर ही है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है पावर प्लांट में, लेकिन दोनों का प्रोसेस बहुत अलग है। दोनों में क्या हो रहा है, हम रॉ मटेरियल से, ये रॉ मटेरियल हमारे रिसोर्सेस है, उससे एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पावर प्लांट, यूज ऑफ कोल एंड ह्यूमन वर्कर्स। समझ में आया इतना? एक एग्जांपल हम लेते हैं प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कैसे करना है। तो प्रोडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट गिवन बाय द एग्जामिनर। सपोज नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है प्लांट ए एंड प्लांट बी का, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास एक पेज होगा रफ पेज, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो इसको। नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्लांट ए 200
in plant B 300. Number of item produced per unit time. तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट टाइम प्लांट ए के लिए 10, प्लांट बी के लिए 20. तो देयरफॉर प्रोडक्टिविटी किस तरह से निकालेंगे? फॉर ए 10 by 200 that is equal to 1 by 20, and for plant B 20 by 300 that is equal to 150, 1 by 15. ओके, तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी आएगी. अब प्रोडक्टिविटी को जो हम इंक्रीज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, इसको समझते हैं. तो देखते हैं पर्पस ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. पर्पस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? देखो यहाँ पर 3 मेजर फैक्टर है और 3 डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं. सबसे पहला आता है फॉर मैनेजमेंट. तो ये जो ऊपर का हॉरिजॉन्टल जितनी भी इमेजेस हैं ये फॉर मैनेजमेंट है. तो मैनेजमेंट का सबसे पहला जो एम होता है और जो सबसे पहला पर्पस होता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का, टू प्रोड्यूस गुड अर्निंग. प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट चाहती है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना मींस उसकी जो अर्निंग है, टर्नओवर है, वो बढ़ाना. सेकंड, क्लियर द लोन एक्वायर्ड फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज और सोर्सेज. जहां से भी उसने लोन लिया है को क्लियर करने के लिए वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहा है. क्योंकि आप सब जानते हैं या फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि लोन जो होता है वो टाइम से उतना ज्यादा आपके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा. तो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आप ज्यादा अमाउंट में ईएमआई भर सकते हो. इंटरेस्ट आपका जो है वो नहीं बढ़ पाएगा. उतनी टाइम रिक्वायर्ड जो कंडीशन आपको दी गई है उसमें आप अपने अमाउंट को क्लियर कर सकते हो. नेक्स्ट आता है टू सेल मोर. मैनेजमेंट कभी भी चाहता है उसका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो. इसके लिए वो क्या कर रही है, क्यों सेल ज्यादा हो? फिर से वही बात आती है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, ओवरऑल प्रॉफिट उससे बढ़ाना है. नेक्स्ट आता है स्टैंड बेटर इन द मार्केट. मार्केट के अंदर एक अपनी क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है. अभी देखेंगे इसकी बेस्ट एग्जांपल क्वालिटी की मैं देता हूं. ठंडा बोले तो कोका कोला ने अपनी क्वालिटी मेंटेन की और उसका इतना एडवर्टाइजमेंट किया कि जब भी आपको कोई बोलता है ठंडा बोले तो कोका कोला, ठंडा बोले तो जिसका टेम्परेचर. मजाक की एक बात हो गई कि कोका कोला ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया. इसी तरह कोलगेट, बहुत सी जगह पर टूथपेस्ट अगर लेने जाते हैं तो वो ये नहीं बोलते हैं टूथपेस्ट लेना है, वो बोलते हैं कोलगेट लेना है. चाहे आप उसको पेप्सोडेंट हो या डाबर रेड का कोई प्रोडक्ट हो, लेकिन जब वो परचेस करने जाता है तो वो बोलता है कोलगेट दे. जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, कुछ एजुकेटेड पीपल भी इस तरह कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर हैबिचुअल किया जा रहा है बाय एडवर्टाइजमेंट. नेक्स्ट आता है फॉर वर्कर्स. वर्कर को क्या चाहिए? सबसे पहले तो सैलरी, वेजेस. हायर वेजेस रहेंगे तो वर्कर ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे. इसके लिए वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं कि जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, आउटपुट जितना ज्यादा मिलेगा तो मैनेजमेंट को प्रॉफिट होगा, मैनेजमेंट उनकी इंक्रीमेंट करेगी, वर्कर का इंक्रीमेंट होगा. नेक्स्ट आता है फॉर वर्कर बेटर वर्किंग कंडीशन. देखो प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, अच्छी रहेगी तो पीपल जो मोटिवेटेड रहेंगे, और मोटिवेट करने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए भी वर्किंग कंडीशन अच्छी चाहिए. तो इसके लिए मैनेजमेंट भी वर्किंग कंडीशन अच्छी रखना चाहती है और वर्कर भी वर्किंग कंडीशन अच्छी रखना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, सैलरी अच्छी हो, तो जिसकी वजह से वो अपना लाइफ स्टाइल बेटर कर सकते हैं. देखो यहाँ पर अगर आपके पास पैसा रहेगा, ज्यादा मनी रहेगी, तो ऑब्वियसली आप अपनी जो ख्वाहिशात है उसको पूरा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें खरीदोगे, क्वालिटी देखोगे आप किसी भी प्रोडक्ट की, और आप क्या करोगे, अगर बाजार में जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो आप किसी चीज को परचेस करने के लिए, तो आपको जिसकी जरूरत नहीं है वो भी आप खरीद लोगे फॉर बेटर
लिविंग, स्टैंडर्ड लिविंग। आप क्या करना चाहते हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हायर करना चाहते हो। तो आपको जब जरूरत नहीं थी कार की, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए कार को परचेज किया। मोबाइल का यूज इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन मोबाइल का ब्रांड आपने चेंज किया बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी और हायर सैलरी और इंक्रीमेंट। तो ये एक डिसएडवांटेज या एडवांटेज भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, जो बेरोजगारी है उसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बढ़ता है तो लोग किसी भी चीज को ज्यादा परचेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस चीज की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। और जब प्राइस बढ़ जाती है किसी चीज की, तो फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं या बिलो पॉवर्टी लेवल जो लोग हैं पॉवर्टी में, उन लोगों के लिए वो चीज परचेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है पर्पस फॉर प्रोडक्टिविटी वर्कर के लिए, जॉब सिक्योरिटी एंड सेटिस्फेक्शन। क्या करेगा, वर्कर कभी भी चाहेगा कि मुझे जो कंपनी में मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो नेक्स्ट डे मुझे ये ना बोल दे कि आप कल से मत आओ। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, वो आपको 1 मंथ का नोटिस देगी या इमरजेंसी कंडीशन में आपको मेमो दे के निकाल सकती है। क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, वो उसके अगर आप बेनिफिशियल नहीं रह गए हो, आपको उसका आपके पास यानी कोई वैल्यू नहीं है, आप वहाँ पर एज ए नॉन प्रॉफिटेबल काम कर रहे हो, आप उस कंपनी के लिए एसेट्स बन गए हो, एसेट नहीं हो, एक लिएबिलिटीज बनने आपको बनना था, लेकिन आप वहां पर लिएबिलिटी नहीं बन पाए, उनके लिए प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वहां पर आपको कभी भी कंपनी निकाल सकती है। और नेक्स्ट जो आता है फॉर कस्टमर, कस्टमर का सिर्फ एक फंडा होता है, जो भी चीज आप खरीदने जा रहे हो उसकी प्राइस कम से कम हो, रिड्यूस प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कस्टमर कभी भी चाहता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो भी वो चीज परचेज करने जा रहा है उसको कम से कम दाम में मिले। तो वो क्या चाहेगा, बिग सेल उसको मिले, कहीं पे भी सेल उसको मिल जाए, तो वहां पर जो कस्टमर है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है जहां पर भी आप सेल लगा दो। तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। तो जो फैक्टर्स है प्रोडक्टिविटी पर अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें दो कैटेगरी है, फैक्टर अफेक्टिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी, सेकंड है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। तो देखो इसको समझेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है नेशनल प्रोडक्टिविटी, इसमें आता है ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेज हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है, ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पर फोटो में दिख रहा है। तो जो अगर मुझे नेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एजुकेशन लेवल को मैं बढ़ाऊं। लेवल ऑफ एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन नेशनल प्रोडक्टिविटी। और उसी के साथ यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन, यहाँ पर एक और मशीन लगी हुई है जिस जो कि कंप्यूटराइज मशीन है। यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा हुआ है, इसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो और इससे ये मशीन वर्क करेगा। तो जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है एंड सिस्टम है, उसके लिए बेटर एजुकेटेड एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एजुकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए जो वर्कर है उनको स्पॉन्सर कर सकती है हायर स्टडी के लिए, या फिर जो स्टूडेंट्स है उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम दे सकती है, नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब ये जो गवर्नमेंट का काम है स्पॉन्सर करना या स्कॉलरशिप करना, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, ये स्पेशली उन फील्ड में भी कर सकती है डायरेक्टली जो अफेक्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी को। और एक और बात ये भी आएगी कि जो एम्प्लॉइज है उनको हमेशा मोटिवेटेड, अगर आपको प्रोडक्टिव रहने को तो हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। अब एम्प्लॉय हमेशा सिर्फ मोटिवेटेड नहीं रहता है, उसको कंपनी में एज अ वाइटल पार्ट चाहिए, एंटरप्राइजेस में उसे एक
पहचान मिलनी चाहिए कि ये इस कंपनी में काम कर रहा है, इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए सोसाइटी में, मोटिवेटेड रहता है। यूनियन लेबर्स होते हैं और मैनेजमेंट होती है जो हमेशा निगोशिएट करती है बेनिफिट के लिए मैनेजमेंट को, लेकिन उनका ये काम भी है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को जब आती है तो उसके कोऑपरेट करे और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए देखे ताकि सबका बेनिफिट हो। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मेजर फैक्टर इन रेंज ऑफ इन लॉन्ग रेंज कंटिन्यूटी प्रोडक्शन में आप लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना है। इसमें क्या होगा, न्यू टेक्नोलॉजी जब आप यूज करोगे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट इमेज एक दिख रही है, यहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है वो, और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए ये डिपेंड करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। कभी भी प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी डिपेंड करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। तो अब गवर्नमेंट जो है ये भी अपना रोल इसमें अदा कर सकती है, और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके न्यू मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करे और न्यू इक्विपमेंट को यूज करे। गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सारा रोल कर सकती है, जैसे कि R&D इंडस्ट्रीज जो है और यूनिवर्सिटीज जो है उनको प्रमोट करे, रिसर्च पे ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम को इन्वेस्ट करे। जैसे देखो क्या होगा, अभी ये बिल आया 2021 में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक काम ये कर सकती थी कि एजुकेशन का जो बिल है उसमें एजुकेशन के लिए कुछ इन्वेस्ट कर सकती थी। लेकिन देखेंगे गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ने गोल्ड को कम किया, वो पार्ट हम देखेंगे अभी। लेकिन देखो गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, पर्सनल सेविंग पर टैक्स को रिड्यूस कर सकती है। अगर कोई बंदा पर्सनल सेविंग कर रहा है या कोई इंडस्ट्री पर्सनल सेविंग कर रही है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको रिड्यूस करने का काम गवर्नमेंट कर सकती है। सेकंड, जो इससे क्या होगा, अगर पर्सनल सेविंग पर आप टैक्स रिड्यूस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगी, जो पीपल है वो न्यू फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। डिप्रिसिएशन के रेट को अगर हम बढ़ाते हैं तो कैश फ्लो बढ़ेगा। अगर हम डिप्रिसिएशन रेट को बढ़ा देते हैं तो कैश फ्लो बढ़ेगा। किसी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ कम होती जाएगी और मनी की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। पहले जो चीज 1,000 रुपए में मिलती थी आज वो 2,000 रुपए में मिल रही है। इसका सीधा सा ये एग्जाम्पल हो रहा है कि डिप्रिसिएशन रेट बढ़ गए, 2,000 की जो वैल्यू थी वो 1,000 रुपए के इक्वल हो गई है। तो ये टाइम के साथ चेंज होते जा रहा है, तो इसकी वजह से कैश फ्लो बढ़ता है। जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं लोग उनको सेल करके न्यू प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि ओल्ड प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू नहीं रह जाती। तो इससे क्या हो रहा है, कैश फ्लो हो रहा है, न्यू इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं कैश फ्लो की वजह से। ओके, कैश फ्लो की वजह से न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपल। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्टली इंकरेज कर सकती है पीपल को न्यू इन्वेस्टमेंट थ्रू इंक्रीज इन्वेस्टेड टैक्स क्रेडिट। अभी आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उससे आपको क्या फायदा होगा, आपको टैक्स क्रेडिट किया जाएगा, आपसे टैक्स लिया नहीं जाएगा, आपको टैक्स दिया जाएगा कि आपने वहां पर इन्वेस्ट किया तो आप नेशन के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो, तो इसके लिए आपको टैक्स दिया जाएगा। गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है, देखो फर्स्ट था ह्यूमन, सेकंड टेक्नोलॉजी, अब आएंगे हम गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट जब किसी पॉलिसी पे रेगुलेशन लगाती है तो वो प्रोडक्टिविटी पर बहुत इफेक्ट करता है। तो वो गवर्नमेंट को चाहिए कि देखो वहाँ पर बहुत सारे IAS ऑफिसर्स हैं, हायर हायर एजुकेटेड ऑफिसर्स हैं, वो गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं। तो गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो बहुत ज्यादा अच्छा ही होता है। आइए देखेंगे गवर्नमेंट को जो अननीडेड रेगुलेशन है उनको निकाल कर जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उनको करना चाहिए, नेसेसरी रेगुलेशन लगाना चाहिए।
हेल्थ एंड सेफ्टी पर। तो अभी जैसे जो बिल आया था उसमें गवर्नमेंट ने गोल्ड की जो प्राइस थी उसको कम कर दिया, और वहीं पर पेट्रोल की प्राइस को बढ़ा दिया। तो अब क्या हो रहा है, गोल्ड जो था इंडस्ट्री के लिए ज्यादा अच्छा था। गोल्ड की जो, जैसे आपका मोबाइल हो गया उसमें जो आपकी सर्किट प्लेट होती है उसमें कंडक्टिविटी गोल्ड की ज्यादा होने की वजह से गोल्ड का यूज किया जाता है। और वहीं पर पेट्रोल की जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया। तो क्या हो रहा है, अब इसमें देखो एक अच्छा पॉइंट ये है कि अगर आप पेट्रोल की प्राइस जब बढ़ती है तो आप पेट्रोल व्हीकल नहीं यूज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, तो आप सेकंड मोड पर जाओगे। आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करोगे। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी बहुत कॉस्टली है, तो हो सकता है आप में से हर कोई वो यूज ना करे, जो कस्टमर्स हैं उनमें से हर कोई ये यूज ना करे। लेकिन लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, बाइसिकल का यूज कर सकते हैं। अगर आप बाइसिकल का यूज कर रहे हो तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन अभी देखो हर जगह तो आप बाइसिकल पर नहीं जा सकते हो, तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि पेट्रोल का प्राइस इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि जो ह्यूमन बीइंग, मिडिल क्लास ह्यूमन बीइंग है, वो किसी चीज का यूज ही नहीं कर पाए ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसी भी नेशन की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पे भी अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर है प्रोडक्ट और सिस्टम डिजाइन, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, स्किल, इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्कर, प्रोडक्शन वैल्यूम। तो ये पार्ट हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। इसके बाद हमारा एक और पॉइंट रह जाएगा, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज, और फिर काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजर्स। इस तरह से हम इस पार्ट को कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझते हैं और उसके साथ हम नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड थैंक यू।